नमस्कार। आज की वीडियो में हम साहित्य की गद्य विधाओं के बारे में जानेंगे। आधुनिक युग में गद्य का महत्व बहुत बढ़ गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में आए नए विस्तार और परिवर्तन को गद्य का माध्यम अधिक आसानी से अभिव्यक्त कर सकता है। इसी कारण आधुनिक युग में गद्य की अनेक विधाएं उत्पन्न हुई। आज की वीडियो में हम साहित्य में प्रचलित गद्य विधाओं का सामान्य परिचय जानेंगे। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं गद्य काव्य, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और पत्र लेखन। छायावाद काल में कुछ ऐसी रचनाएं प्रकाशन में आई जिनकी विषय वस्तु और अनुभूति शुद्ध काव्य की थी, लेकिन वे लिखी गई थी गद्य में। रहस्य उन्मुख आध्यात्मिकता का रंग लिए जिस भावनात्मक गद्य का चलन छायावाद युग में हुआ उसे गद्य काव्य कहा गया। प्राचीन संस्कृत साहित्य शास्त्र में गद्य काव्य का जो अर्थ है उससे आधुनिक युग में विकसित गद्य काव्य का कोई संबंध नहीं है। गद्य काव्य में कविता जैसी संवेदनशीलता और रसात्मकता होती है। प्राय परोक्ष आलंबन को प्रियतम मानकर उसके साथ संयोग वियोग की दशाओं की कल्पना गद्य काव्य की विशेषता मानी जाती है। इस विधा में गद्य का स्वरूप अधिक लय युक्त और अलंकृत होता है। भावावेश की तीव्रता के कारण गद्य काव्य की भाषा शैली में कभी कभी असंबद्धता भी मिलती है। हिंदी में गद्य काव्य के लेखकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध श्री राय कृष्ण दास। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साधना, छायापथ, पगला, संलाप आदि। श्री राय कृष्ण दास जी के अलावा श्री वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, दिनेश नंदिनी डालमिया आदि ने भी गद्य काव्य लिखे हैं। वियोगी हरि की रचना श्रद्धाकर्ण, चतुरसेन शास्त्री की अंतःस्थल और दिनेश नंदिनी डालमिया की स्पंदन, शबनम, शारदिया आदि प्रमुख गद्य काव्य रचनाएं हैं। अब हम बात करेंगे रेखा चित्र विधा की। चित्रकला में जिस प्रकार रेखाओं के माध्यम से दृश्य या रूप को उभार दिया जाता है, उसी प्रकार जब साहित्य में शब्दों के माध्यम से दृश्य या रूप को उभारा जाता है तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। अर्थात रेखा चित्र नाम की साहित्य विधा का संबंध चित्रकला से है। कुछ ही आड़ी तिरछी रेखाओं के जरिए चित्रकार दृश्य वस्तु का उद्घाटन कर देता है। उसी प्रकार कुछ वाक्यों को विशेष रूप में व्यवस्थित करके लेखक अपनी वक्तव्य वस्तु को उभार देता है। उदाहरण के लिए, जब अखबारों ने शोर मचाया तो नेताओं ने भी भाषण शुरू किए, या शायद नेताओं ने भाषण दिए तब अखबारों ने शोर मचाया। पता नहीं पहले क्या हुआ। खैर, सरकार जागी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइल उदित हुई, बैठकें चहचहाई, नींद में सोए चपरासी कैंटीन की ओर चाय लेने चल पड़े। वक्तव्यों की झाड़ुएं सड़कों पर फिरने लगी। शरद जोशी के द्वारा लिखित इन पंक्तियों में एक रेखा चित्र उभरता है। इस पूरे उद्धरण में आधुनिक जीवन का एक हड़बड़ाया सा दृश्य उभारा गया है। अखबार, नेता, मंत्री, अफसर, बैठकें, हवाई जहाज यानी पूरा सरकारी तंत्र सक्रिय हो उठता है। किसान हकबका जाते हैं और इस पूरे दृश्य में अंतिम वाक्य तिरछे घुसा हुआ है, जिससे आधुनिक जीवन के स्वार्थ, पाखंड और विडंबना का पर्दाफाश हो जाता है। इस प्रकार रेखा चित्र की प्रधान विशेषता रूप या दृश्य की प्रस्तावना है। दृश्य या रूप की बाहरी और भीतरी विशेषताओं को ताड़ लेने वाली तेज दृष्टि के बिना सफल रेखा चित्र नहीं लिखा जा सकता। रेखा चित्र में गति का विशेष महत्व है। जैसे वक्र रेखाओं में गति का आभास होता है, उसी प्रकार वाक्य अपनी बनावट में चाहे जितने सीधे हों, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनसे वक्रता का आभास होता है। गति, व्यंजना और चित्रात्मकता रेखा चित्र के विशेष गुण हैं। रेखा चित्रों में साधारणतः यथार्थवादी दृष्टि का आग्रह होता है। रेखा चित्र में दृश्य, रूप या व्यक्ति वास्तविक होते हैं, किंतु उनके चित्रण में कल्पना का उपयोग किया जाता है। रेखा चित्र भी कहानी की तरह लक्ष्य उन्मुख होते हैं। रेखा चित्र कहानी से भिन्न इस बात में होते हैं कि उनमें चित्रात्मकता के माध्यम से ही सब कुछ कहना होता है। महादेव वर्मा के अतीत के चलचित्र और राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें नामक रचनाओं में रेखा चित्र का उदाहरण समझा जा सकता है। अगली विधा है संस्मरण। रेखा चित्र में जहाँ चित्र का विशेष महत्व है, वहाँ संस्मरण में स्मृति का
यदि चिंतन की गंभीर शब्दावली में कहा जाए तो रेखा चित्र में देश या स्थान का महत्व होता है और संस्मरण में काल या समय का। चित्र स्थान घेरता है और स्मृति समय। रेखा चित्र में स्मृति और संस्मरण में चित्र की भूमिका हो सकती है, लेकिन ये निर्णायक प्रभाव नहीं पैदा करते। रेखा चित्र में स्मृति चित्र उभारने में सहायता करती है और संस्मरण में चित्र स्मृति को उभारने में योग देता है। संस्मरण में अतीत अनिवार्य है, रेखा चित्र में वर्तमान अनिवार्य तो नहीं लेकिन मुख्य जरूर है। संस्मरण लेखक के निजी संबंधों और अनुभवों पर आधारित होते हैं, लेकिन रेखा चित्र में यह निजता अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए एक रिक्शा खींचने वाले गरीब लेकिन अपरिचित व्यक्ति को देखकर रेखा चित्र खींचा जा सकता है, लेकिन संस्मरण तब तक नहीं लिखा जा सकता जब तक उस व्यक्ति के साथ हमारे निजी या व्यक्तिगत संबंध न बन गए हों। रेखा चित्र में जिस प्रकार रूप या दृश्य के मार्मिक पहलुओं या अंगों को रेखांकित किया जाता है, उसी प्रकार संस्मरण में व्यक्ति या घटना के मार्मिक बिंदुओं का स्मरण होता है। बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और महादेवी वर्मा प्रमुख संस्मरण लेखक रहे हैं। अब बात करते हैं आत्मकथा विधा की। आत्मकथा स्वयं लेखक द्वारा अपने जीवन का संबद्ध वर्णन होता है। प्राय दो उद्देश्यों को लेकर के आत्मकथा लिखी जाती है, आत्मनिर्माण या आत्म परीक्षण, और दूसरा दुनिया या समाज के जटिल परिवेश में अपने आप को जानने की, समझने की इच्छा। आत्मकथा लेखक का बहुत बड़ा गुण उसकी ईमानदारी होती है। चूंकि लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है, इसलिए उसमें आत्मग्रस्त होने की गुंजाइश होती है। आत्म मोह से बचने वाले आत्मकथा लेखक में एक दूसरा गुण भी उत्पन्न हो जाता है। वह गुण है अपने युग के जीवन और समाज का प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करना। इससे बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता कि लेखक अपने युग का महानायक या साधारण व्यक्ति है। ईमानदार होने पर उसके जीवन की घटनाएं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई लगेंगी। उस वास्तविक प्रसंग में वह अपने को जांच सकेगा। इसी कारण सामान्य पाठक भी किसी की आत्मकथा को रुचिकर और उपयोगी मानकर पढ़ता है। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा शीर्षक से राहुल शांतकर्तायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, यशपाल की सिंघा अवलोकन, बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं प्रमुख हिंदी आत्मकथाएं हैं। अब बात करते हैं जीवनी विधा की। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी लेखक के भी प्रधान गुण आत्मकथा लेखक के ही होते हैं। जीवनीकार अपने चरित्र नायक के जीवन की घटनाओं और तथ्यों को वस्तुगत आधार पर प्रस्तुत करता है। विश्लेषणात्मक पद्धति और मार्मिक शैली का इसमें प्रयोग किया जाता है। तथ्य की वस्तुगतता और संवेदना की मार्मिकता दोनों के मनोरम सामंजस्य से जीवनी इतिहास से अलग साहित्य की वस्तु बन जाती है। जीवनी में चरित्र नायक के प्राय समग्र जीवन का वर्णन किया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। संपूर्ण की अपेक्षा अधिकांश जीवन को विषय बनाकर भी जीवनी लिखी जाती है। अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही लिखी। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना शीर्षक से निराला की जीवनी लिखी। ये दोनों ही जीवनियाँ साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी भी लिखी, जो कि महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य की अगली गद्य विधा है डायरी। डायरी में प्रतिदिन के निरीक्षणों, अनुभवों और कार्यों का ब्यौरा लिखा रहता है। उसमें निजी विचारों, भावों और प्रतिक्रियाओं की प्रधानता होती है, इसलिए उसमें विचारों के प्रतिपादन की सुसंबद्धता जरूरी नहीं है। किसी भी व्यक्ति की डायरी से उसके व्यक्तित्व के भीतरी पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। कुछ लोग डायरी को आत्मकथा का एक रूप मानते हैं, लेकिन डायरी में प्रतिदिन के ताजे अनुभव लिखे जाते हैं, जबकि आत्मकथा में सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं और अनुभवों को चुनकर लिखा जाता है। उदाहरण के लिए नरहरि पारिख द्वारा संपादित महादेव भाई की डायरी और बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संपादित गुप्त जी की डायरी महत्वपूर्ण है। रिपोर्टाज विधा। रिपोर्टाज का संबंध युद्ध से जोड़ा जाता है। युद्ध भूमि से जो सूचना या विवरण भेजे जाते थे, उनमें भावना और संवेदना का पुट मिल जाने से साहित्यिकता आ जाती है। इसी कारण इसे एक साहित्यिक विधा मान लिया गया। धीरे धीरे किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग में यदि मार्मिक प्रसंग उभर गए हों तो उसे रिपोर्टाज कहा जाता है। रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, प्रभाकर द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु आदि कुछ उल्लेखनीय रिपोर्टाज लेखक माने जाते हैं। यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत को भी एक विधा के रूप में स्वीकृति आधुनिक काल में ही मिली। इसे पाश्चात्य संपर्क का परिणाम माना जाता है। यात्रा में स्थान, दृश्य, प्रदेश आदि का व्यक्तित्व वर्णन के माध्यम से
उभरता चलता है। यात्री अपने साहित्य में संवेदनशील होकर भी तटस्थ बना रहता है। ऐसा न करने पर यात्रा के स्थान पर यात्री के अधिक प्रधान हो उठने की संभावना हो जाती है। यात्रा के रास्ते में मिलने वाले नर नारी, मंदिर, मस्जिद, किले, नदी, पहाड़ को सजीव बना दिया जाता है। यात्री अपनी यात्रा को मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में ही ग्रहण करता है। अपने को केंद्र में रखकर भी प्रमुख न होने देना साहित्यिक यायावर का कर्तव्य है, क्योंकि यदि लेखक का व्यक्तित्व उभरेगा तो अन्य सभी गौण हो जाएंगे और यात्रा साहित्य न होकर आत्मचरित्र ही बनकर रह जाएगा। यात्रा वृत्तांत अधिकतर संस्मरण के रूप में होता है, उसमें रेखा चित्र के भी गुण होते हैं। राहुल सांतकर्तायन ने मेरी चीन यात्रा महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत लिखा। भगवत शरण उपाध्याय की यात्रा वृत्तांत है वो दुनिया सागर की लहरें। अज्ञे का यात्रा वृत्तांत अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। यशपाल ने भी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जिनमें है राह बीती, लोहे की दीवार के दोनों ओर, और रामवृक्ष बेनीपुरी ने भी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत लिखे, जिनमें है पाँव में पंख बांधकर। प्रभाकर द्विवेदी ने पार उतरी कह जइयो, धूप में सोई नदी आदि प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं। अज्ञे के नेतृत्व में जय जानकी जीवन यात्रा नाम से बिहार, नेपाल और उत्तर प्रदेश की यात्रा करके अज्ञे, विद्यानिवास मिश्र, शंकर दयाल सिंह, प्रभाकर द्विवेदी, इला डालमिया और गिरिराज किशोर ने सहयोगी यात्रा वृत्तांत लिखने का भी प्रयोग किया है। प्रभाकर द्विवेदी ने यात्रा वृत्तांत को स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित करके अत्यंत रोचक और हृदय स्पर्शी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। पत्र लेखन। आधुनिक युग में पत्रों का महत्व बहुत बढ़ गया है। पत्रों से न केवल एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा जाता है, बल्कि महत्वपूर्ण विचार विमर्श भी होता है। पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है। सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। पत्र यद्यपि निजी होता है, किसी एक व्यक्ति को संबोधित होता है, लेकिन उसमें सार्वजनिकता भी हो सकती है। उसे सब पढ़ सकते हैं। ऐसे पत्र जो निजी होकर भी सार्वजनिक रुचि के योग्य या उन्हें प्रेरित करने वाले होते हैं, साहित्यिक संपत्ति बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जवाहरलाल नेहरू के पत्र जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के नाम पर लिखे थे, साहित्यिक निधि के रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। ये पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम से प्रकाशित हुए हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी ने पदम सिंह शर्मा के पत्र नाम से पदम सिंह शर्मा के पत्रों का संकलन किया है। हरिवंश राय बच्चन ने भी सुमित्रा नंदन पंत के पत्रों का एक संकलन प्रकाशित करवाया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के पत्र द्विवेदी पत्रावली में संकलित है। इस तरह से आज की वीडियो में हमने हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण गद्य विधाओं के बारे में जाना। हिंदी साहित्य और भाषा की जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।